हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वर्णमाला के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि वीडियो की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिएगा इस नहीं वाले क्वेश्चन पे हमेशा आपको ये नहीं पर क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, जिससे हमें पता चलता रहे कि इसमें जो भी है वो नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिएगा पहले तो मैं स्वरों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वर्णमाला में स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। ठीक है, और अगर व्यंजन पूछे जाएं आपसे कि व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन आप बताएंगे 33 होते हैं। ठीक है, अब स्वरों को भी बहुत भागों में विभाजित किया गया है। देखा जाए तो 5 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। मुखाकृति के अनुसार, ओटाकृति के ओष्ठाकृति के अनुसार, जीवाकृति के अनुसार, उच्चारण समय और उच्चारण स्थान के अनुसार। अब जो आपसे ये पूछा गया है ये उच्चारण समय के अनुसार पूछा गया है। तो उच्चारण समय के अनुसार भी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर और लुप्त स्वर को 3 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब देखिएगा ये पूछा है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है 2 मात्राएं। अब देखा जाए तो बड़ा आ है, इस पे भी 2 मात्राएं होती हैं, बड़ी ई पे भी 2 मात्राएं होती हैं और बड़े ऊ पे भी 2 मात्राएं होती हैं। पर जो अपना डी वाला ऑप्शन है ये है गलत। यहाँ पे होना चाहिए छोटा आ। तो जब छोटा आ हो जाएगा तो इस पे एक मात्रा हो जाएगी और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर कोई भी बात करता है ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती, तो ध्वनियाँ होती हैं अपनी 2 प्रकार की। तो ऑप्शन इसका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आई है, तो 3 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा मात्राओं के आधार पर, अगर मात्राओं के आधार पर पूछा जाए तो मात्राओं के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रक स्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अब आइएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिएगा 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवा के आधार पर, जो भी जीव होती है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आइएगा अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, तीसरा या बी 3 नंबर का। अब देखिएगा ये है हमारी जीव। ठीक है, अब इस जीव में जो भी ये वाला भाग होता है ये होता है अग्र भाग, ये जो मिडिल का भाग होता है इसे कहते हैं मध्य भाग। ठीक है, और जो सबसे लास्ट का होता है इसे कहते हैं पश्च भाग। ठीक है, तो जब पश्च भाग हो जाएगा, ठीक है, तो कितने भागों में ये डिवाइड हो गया, अग्र मध्य और पश्च भाग में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका चौथे का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जो एक से अधिक जो भी वर्ड होते हैं उनके मेल को हम क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम। आइएगा छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन ये कहता है कि ई जा झा झा आदि का उच्चारण, जो भी उच्चारण है बोलने का स्थान कहाँ पर है या किससे होता है, किससे उच्चारण किए जा सकते हैं। कंठ से किए जा सकते हैं, मूर्धा से किए जा सकते हैं, या तालव्य से किए जा सकते हैं, या ओष्ठ से किए जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं तो उनको हम के, टी, एम, दो, ना, ये ट्रिक है। कंठ का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मूर्धा, डी का मतलब होता है दंत, ओ का मतलब होता है ओष्ठ और ना का मतलब होता है नासिका। तो अगर ई जा झा झा आदि का उच्चारण किससे होता है पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ही कौन सा, सी, तालव्य। ठीक है, ओके। आइएगा इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन ये कहता है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो
व्यंजन के उच्चारण के सहायता में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ये कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो सातवें का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ठीक? बी ठीक हो जाएगा बिल्कुल ही। अब आठवां क्वेश्चन कहता है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर मैंने बताए थे द्विमात्रिक स्वर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, या निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसमें एक मात्रा होगी वो हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा। देखिएगा इसमें भी दो मात्राएं हैं, इसमें भी दो मात्राएं हैं, इसमें भी दो मात्राएं। ये ऑप्शन बिल्कुल ये आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिएगा अगर वर्णमाला जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या वा रा ला, ठीक है। तो जो भी वाह होगा ये अपना बिल्कुल ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा 10 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन हैं। देखिएगा अगर देखा जाए, ठीक है, तो अब बात हो रही है व्यंजनों की। अब जब व्यंजनों की बात होती है तो श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है अल्प प्राण, क्या होता है, अल्प प्राण, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है महाप्राण, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप स्पर्श व्यंजन जानते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, और ये स्पर्श व्यंजनों में से ही पूछा गया है। तो अल्प का मतलब होता है, अल्प की एक ट्रिक बताऊंगा, और महाप्राण की। अब देखिएगा जो महान लोग होते हैं वो कितने होते हैं, दो चार ही तो होते हैं, ठीक है। और जो अल्प प्राण, अब मान के चलिएगा महान लोग दो चार हो गए तो कितना बचा आपका 1 3 5, ठीक है। अब देखिएगा जब स्पर्श व्यंजन लिखते हैं तो पहले क्या आता है, का आता है, फिर क्या आता है, खा आता है, ठीक है, यही तो क्रम चलता है। तो अब देखिएगा निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन हैं। अगर आपको स्पर्श व्यंजन आता होगा तो आप अल्प प्राण व्यंजन भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ही राइट कौन सा होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है, गा। इसके बाद बात करते हैं कि निम्न में से घोष कौन सा है। जो घोष व्यंजन है वो कौन सा है, ये लिखा है, इसमें व्यंजन पूछा गया है, ठीक है, इसमें व्यंजन नहीं लिखा है। तो इसमें ये होना चाहिए निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है। तो घोष एक होता है, घोष को सघोष भी कहते हैं, और एक होता है अघोष। अगर अघोष को देखा जाए तो 1 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सघोष या घोष को हम 3 4 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर जा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है। जो ओंठ से बोला जाता है वो वर्ड कौन सा है। तो इसमें जो ओष्ठ के द्वारा से बोला जाएगा तो वो वर्ड कौन सा होगा, ऊ, ठीक है। देखिएगा बोल के देखिएगा ऊ ऊ। तो अगर आप ऊ बोलेंगे तो ओष्ठ की सहायता का प्रयोग करना होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहता है या का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर या का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो या का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु, ठीक है। क्या क्या उच्चारण स्थान होता है, तालु, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।